राधे राधे एवरीवन। वेलकम टू द ऑडिट एक्सेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डू द ऑडिट ऑफ परचेज। पहले की वीडियोस में हम कवर कर, अगर मैं पी एंड एल स्टेटमेंट की बात करूं, ये टाटा मोटर्स की पी एंड एल स्टेटमेंट है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। अगर मैं ये रेवेन्यू हम कवर कर चुके हैं, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी कवर कर चुके हैं और अदर इनकम भी पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। और अदर एक्सपेंसेस हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो आज हम बात करेंगे ऑडिट ऑफ परचेज की। ऑडिट ऑफ परचेज में आता है कि एक तो ट्रेडेड गुड्स आते हैं और परचेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ RMPM और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RMPM। ये मेरा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम बच के आ जाता है, ठीक है। और मेरा कॉस्ट परचेज ऑफ RMPM मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में कवर हो जाता है। और मेरा हम परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स को हम अलग से दिखाते हैं। ट्रेडेड गुड्स कौन से होते हैं जो मैं मैन्युफैक्चर नहीं करता। अगर मैं किसी जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं, मान लो वो कोकोनट वाटर भी सेल करती है, तो मान लो कोकोनट वाटर वो डायरेक्ट बाहर से परचेज करके सीधा कस्टमर को सेल कर देती है, तो वो मेरा डायरेक्ट परचेज हुआ। उसे मैं अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तो है नहीं वो मेरा, तो उसे मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वाले ऊपर हेड में नहीं दिखाऊंगा। नीचे परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स जो मैं जिसका ट्रेड करता हूँ खाली, यानी कि मैं मैन्युफैक्चर नहीं करता, उसको मेरे को अलग से दिखाना होता है, ठीक है। ये मेरे को दो चीज़ें, परचेज ऑफ RMPM कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में कवर हो जाता है, और परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स मेरे को नीचे ये बी कॉलम इसमें अलग से दिखाना होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसका ऑडिट कैसे किया जाता है। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू द ऑडिट एक्सेस फॉर मोर सच कंटेंट। तो अब हम देखते हैं ऑडिट और परचेज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा बनाती है, कंपनी क्या बेचती है, उसी से रिलेटेड तो RMPM वो सेल परचेज करती होगी। मान लो अगर जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो तो क्या उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, उस कंसनट्रेट, पल्प, शुगर, कलर, फ्लेवर, यही तो मेरे और वाटर तो चलो उसमें डलता ही डलता है, लेकिन यही तो मेरे मेन कंपोनेंट होते हैं जो मेरे जूस में डलते हैं। तो और लेबल होंगे, ठीक है। बोतल क्या कहते हैं, लेबल होंगे, कैप, बोतल कैप होगी बोतल की, बोतल होगी, ठीक है। बोतल नहीं होगी तो प्री फॉर्म पक्का होगा। प्री फॉर्म वो होता है जिससे मेरी बोतल बनती है, तो वो प्री फॉर्म परचेज़ कर रहे होंगे, उससे बोतल बना रहे होंगे, कैप अलग से परचेज़ कर रहे होंगे। तो यही तो मेरे मेन प्रोडक्ट हुए। मेन प्रोडक्ट कहाँ से परचेज़ कर रही है, टॉप वेंडर कौन से हैं, ये सारा सिस्टम समझो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, डोमेस्टिक कितना आ रहा है, इंपोर्ट कितना आ रहा है। अगर मान लो मैं कैन बनाता हूँ, मान लो क्या कहते हैं, अगर मैं कैन की प्रोडक्शन करता हूँ, तो कोका कोला मान लो कैन आता है जो, और मेरे को कैन बाहर से सस्ता पड़ रहा है तो मैं बाहर से ले लूँगा। दुबई वगैरह से सस्ता पड़ रहा है तो बाहर से ले लूँगा। तो कैन दुबई से कहाँ से आ रहा है, कौन सा वेंडर है वो, ठीक है। और मेजर वेंडर सप्लायर कौन से हैं, ये सारा सिस्टम समझो पहले, ठीक है। परचेज टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती हैं, यानी कि क्या मिनिमम क्वांटिटी मुझे कितनी परचेज़ करनी होती है, क्रेडिट डेज कितने हैं, फ्रेट कौन पे करता है, ये सारी चीज़ें पूरा सिस्टम परचेज़ का समझो बैठ के। वो ये सारा सिस्टम आपको कौन बताएगा, ये सारा सिस्टम आपको बताएगा परचेज़ हेड। उससे जाके समझो कि ये सिस्टम चलता कैसे है आपका, कौन कौन से मेन प्रोडक्ट है, क्या उसकी कंडीशन रहती हैं, कौन कौन से मेन वेंडर हैं, क्रेडिट टर्म्स क्या रहती हैं, फ्रेट कौन पे करता है। ये सारी चीज़ें समझ लोगे तभी आपको अच्छा तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा कि हाँ कंपनी की परचेज़ कैसे मतलब चलती है। अगर मैं एंड टू एंड परचेज प्रोसेस की बात करूँ कंपनी में कैसे वो चलता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि चाहिए क्या हमें, यानी कि स्टॉक बिलो लेवल हो गया है। मान लो RM में पल्प का, मैंगो पल्प का स्टॉक अगर बिलो लेवल हो गया है, तो यानी कि मुझे प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो वो क्या करेगा, स्टोर क्या करेगा, स्टोर कहेगा मेरे पास क्वांटिटी कम है, तो वो PR रेस कर देगा। PR रेस करेगा
तो वो पीआर किसके पास जाएगी, परचेज हेड के पास अप्रूवल जाएगी। परचेज हेड इसको पीआर को अगर वो देखेगा, अब सिस्टम ये चेक कैसे लगेगा कि पी स्टॉक वैसे ही कम है कि नहीं, ये सिस्टम में चेक करेगा कि ईआरपी में कि वाकई में स्टॉक बहुत कम है, हमें आगे प्रोडक्शन और करनी है, तो हमें स्टॉक मैंगो पल्प की ज़रूरत है, तो इसके वो क्या करेगा, अप्रूवल कर देगा पीआर को। फिर अपने जो भी उसके कोलीग होंगे उनको कहेगा कोटेशन मंगवाओ, कहाँ से हमें मैंगो पल्प इस टाइम सस्ता मिल सकता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आएगी। ठीक है, फिर हम नेगोशिएशन करेंगे। एक बंदा कह रहा है मैं 410 में दे दूंगा, 410 रुपये किलो, दूसरा कह रहा है मैं 405 रुपये दे दूंगा, तीसरा कह रहा है 403 रुपये दे दूंगा। लेकिन अब हमें ये भी देखना होगा कि फ्रेट कौन पे कर रहा है। मान लो मेरा 5 रुपये फ्रेट लगना है, ठीक है, ये कह रहा है मैं फ्रेट मैं खुद पे करूँगा, और ये कह रहा है फ्रेट तुम्हें पे करना पड़ेगा, रेट तो उतना ही लग गया मेरा, क्यों ना मैं इससे बार्गेनिंग करूँ, ये कहूँगा कि मुझे तुम 5 रुपये सस्ता दे, 400 रुपये किलो लेके आ और फ्रेट भी तू पे करियो। तो ये बार्गेनिंग हुई है कि नहीं हुई, नेगोशिएशन करनी पड़ेगी ये ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है नेगोशिएशन होके फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनलाइज हो जाके जो भी वेंडर फाइनलाइज हुआ होगा उसको हम पीओ दे देंगे, पीओ अप्रूव करके परचेज हेड अपने साइन करके पीओ उनकी मेल पे सेंड कर देगा। ठीक है, ये अप्रूव पीओ उनके पास चला जाएगा, पीओ चला जाएगा। फिर वो क्या करेगा, माल जो भी गुड्स हमने, अगर मैं मैंगो पल्प की बात कर रहा था, मैंगो पल्प हमारे उतने जितने डेज़ के नेगोशिएशन है उतने डेज़ बाद हमारी फैक्ट्री में आ जाएगा। वो हमारी फैक्ट्री में आ गया तो हम उसका अब देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, एक्सेप्ट भी करना है। क्यों? क्योंकि ये मैंगो पल्प हो सकता है ख़राब भी हो, तो ख़राब करने के लिए ख़राब ना हो मैंगो पल्प, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी, इसकी क्वालिटी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो क्वालिटी टेस्टिंग कौन करेगा, इसकी क्वालिटी टेस्टिंग लैब वाले करेंगे, लैब क्वालिटी टेस्ट करेगा। फिर हम देखेंगे कि इसे एक्सेप्ट करना है, अगर लैब टेस्ट में पास हो गया तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर लैब टेस्ट में फेल हो गया तो हम उसी टाइम उसको क्या कहते हैं रिटर्न कर देंगे कि ये ख़राब क्वालिटी का माल है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वापस ले जाओ। ठीक है, अगर तो ठीक क्वालिटी का हुआ तो जीआरएन रेस कर लेंगे, स्टोर वाला जीआरएन रेस कर लेगा। वो जीआरएन और क्या कहते हैं पीओ, जीआरएन पीओ और इनवॉइस लेके वो किसको भेज देगा, क्या कहते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट को भेज देगा। अकाउंट डिपार्टमेंट फिर वो सारी चीज़ें को देखेगा कि साइन जीआरएन लगी हुई है, पीओ लगा हुआ है, और जितनी मेरी जीआरएन में क्वांटिटी है उतनी पीओ में होनी चाहिए, और जो मेरा पीओ में रेट है वही रेट मेरा क्या कहते हैं इनवॉइस में होना चाहिए। ये भी मैच करके फिर 3 वे मैच करके अपनी इनवॉइस अब बुक्स में कर देगा। अब जब भी उसकी पेमेंट टर्म्स होंगी, जितने दिन बाद, मान लो वो कहता है 15 दिन बाद इस बिल की पेमेंट होनी है, तो नेक्स्ट उस 15 दिन बाद ऑटोमेटिकली ईआरपी में क्या कहते हैं पॉपअप शो कर देगा कि हाँ इस वेंडर की आज पेमेंट होनी है, तो आप इस बिल की पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, बस इसके लिए नेक्स्ट स्टेप होता है सप्लायर का परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करते हैं कि कौन सा सप्लायर हमें कितने क्वालिटी का माल दे रहा है, कितने का क्या रेट दे रहा है, क्यों, क्या हम किसी और सप्लायर से बात करके कम रेट पे ला सकते हैं, क्या किसी और सप्लायर से बात करें बढ़िया क्वालिटी का गुड्स ला सकते हैं हम, क्या क्या मैंने न्यू सोर्सेस का पता किया मैंने कहाँ से, और मैंने नए क्या कहते हैं प्रोडक्ट अच्छा लाया जा सकता है, या मेरा जो सप्लायर है वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगा। मान लो मेरे को एकदम से डिमांड आ गई मेरे को किसी फ्लेवर की कि ये फ्लेवर हमें चाहिए, तो और मुझे कहीं से वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर देगा। ये वैल्यूएशन परफॉर्मेंस चलती रहती है। दिस इज़ द प्रोसेस जो कंपनी में परचेज़ का प्रोसेस चलता है। ये मैंने आपको पूरा परचेज़ का प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे कंट्रोल टेस्टिंग का, कि कंपनी में कंट्रोल टेस्ट कैसे हैं, कौन पीआर रेस करता है, ठीक है, कोटेशन कैसे मंगवाई जाती हैं, पीओ रेस कौन करता है, एमआरएन जीआरएन कैसे होती है, मतलब क्वालिटी टेस्टिंग होती है कि नहीं गुड्स की,
इनवॉइस कौन पोस्ट करता है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे कि ये सारी चीज़ें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए कंपनीज में। यानी कि ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये अलग अलग पर्सनस के हाथ में होनी चाहिए। अगर ये प्रोसेस एक ही पर्सन के हाथ में हुई तो मिस्टेक होने के चांसेस और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए बिग फोर क्या करती है, सैंपल भी उसी तरीके से लेती हैं। ठीक है। और तो ये चेक करना है कि प्राइजेस अप्रूव कौन करता है, परचेज ऑर्डर कौन रेज करता है। थ्री वे मैच आपको बता रहा था, पीओ के प्राइस को इनवॉइस के प्राइस से मैच करना है, जीआरएन की क्वांटिटी को इनवॉइस की क्वांटिटी से मैच करना है। ठीक है। और ये मैं आपको बता रहा था, वेरीफाई क्वालिटी क्वांटिटी स्पेक्स, ये सारी चीज़ें कंट्रोल टेस्टिंग कैसे चलती हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं है कंपनी में, समझ लेना कंपनी के हालात बुरे हैं और वहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको ये चेक करना कि क्या ये प्रोसेस कंपनी में है कि नहीं है। कंपनी का प्रोसेस होना, ये प्रोसेस होना कंपनी में बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें था, नेक्स्ट हम फिर इसमें टेस्ट करेंगे कंट्रोल को, कि कंट्रोल टेस्टिंग अगर कंपनी कहती है कि हाँ हमारे पास ये सब प्रोसेस है, कि हम पहले पीआर रेस करते हैं, फिर कोटेशन मंगवाते हैं, पीओ रेस होता है, देन एमआरएन जीआरएन होती है, और जो वेंडर का जो मेरा पीओ का क्या कहते हैं पीओ नंबर है वो मेरे वेंडर के इनवॉइस के ऊपर आता है। और फिर इनवॉइसिंग होती है, देन पेमेंट प्रोसेस के लिए फाइनेंस साइड उसको पेमेंट प्रोसेस को पास करता है। ठीक है। और यानी कि ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं हमारी कंपनी में। कि ऑडिटर को ना हमेशा कभी भी वो और एक आदत होती है कि वो कहने पर विश्वास कभी नहीं करता जब तक कि वो उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना आ जाए। तो आप ये हमेशा बात याद रखना कि कभी हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेना, किसी के कहने पर विश्वास मत करना। तो अपने आप क्लाइंट ने तो कह दिया कि हमारे यहाँ प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे दिखाओ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ सारे। तो हम चेक करेंगे कि 2A 3A भी मैच होता है कि नहीं होता। नॉर्मली हर एक वेंडर कैटेगरी का एक सैंपल ले लो और उसको वॉक थ्रू कर लो पूरा। वॉक थ्रू मीन्स क्या होता है कि एक शुरू से लेकर एंड तक, स्टार्ट टू एंड पूरा प्रोसेस देख लो, क्या ये फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ, क्या मेरा पीआर हुई थी, क्या मैंने कोटेशंस मंगवाई थी, क्या मैंने क्या पीआर हुई, कोटेशन मंगवाई, पीओ रेस किया। ठीक है। जीआरएन हुई, एमआरएन हुई, इनवॉइसिंग हुआ। ठीक है। और उसके बाद पेमेंट हुई, पेमेंट का अप्रूवल किसने किया, ये सारी चीज़ें एक कैटेगरी से के लेके, हर एक कैटेगरी का गुड्स का लेके सारा का वॉक थ्रू कर लो एक शुरू से एंड तक, तो आपको पता चल जाएगा कंपनी के कंट्रोल कैसे हैं। उसी क्वालिटी रिपोर्ट, क्वालिटी इंस्पेक्शन हुई है कि नहीं हुई, जो भी मेरे गुड्स आए। तो ये प्रॉपर अथॉरिटी, जब भी मेरे गुड्स आए, स्टोर जीआरएन के ऊपर, स्टोर मैनेजर के, पीओ और इनवॉइस के ऊपर, परचेज हेड के, और ठीक है, इनवॉइस जब पेमेंट हुई, इनवॉइस के ऊपर फाइनेंस हेड के साइन हो, और पेमेंट प्रोसेसिंग के टाइप पे भी फाइनेंस हेड के साइन होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इनवॉइस कोटेशन मंगवाएगी कि नहीं मंगवाएगी थी, ये कंट्रोल टेस्टिंग है कि नहीं है। ये कंट्रोल, अगर कंट्रोल टेस्टिंग पास हो जाती है तो बहुत बढ़िया। तो उसके बाद आपने सब्सटेंटिव टेस्टिंग की तरफ मूव करना होता है। सब्सटेंटिव टेस्टिंग में हम कैटेगरी वाइज सैंपल ले लेंगे। यानी कि एक शुगर का ले लेंगे, हर एक फ्लेवर के पाँच छः पाँच दो तीन हर एक फ्लेवर, जितने भी मान लो 10 फ्लेवर का मैं अगर जूस सेल करता हूँ तो हर एक फ्लेवर के मेरे एक दो भी सैंपल लूँ तो 20 सैंपल हो जाएंगे। एक दो तीन कार्टन के सैंपल ले लूँगा। कार्टन होता है जिसमें गत्ता, जिसमें क्या कहते हैं जूसेस को पैक किया जाता है। ठीक है। हर एक आप पल्प भी अलग अलग फ्लेवर का अलग अलग होगा, तो मान लो एक मैं पल्प का भी ले लूँगा, और लेबल के ले लूँगा सैंपल, बॉटल्स के ले लूँगा, कैप के ले लूँगा। यानी कि हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट का सैंपल ज़रूर लेना है अपने। उससे क्या होगा, और हर एक मंथ का ज़रूर चूज़ करना, ये भी एक टेस्टिंग का तरीका होता है, क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि
किस मंथ में क्या रेट आ रहा है, क्या रेट कंसिस्टेंट था कि नहीं था। रेट अगर बहुत ज़्यादा आ गया है, मान लो डबल ही हो गया है, तो ऐसा क्यों हुआ, परचेज हेड से क्वेश्चन करना, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर उसे ओवरऑल क्या कहते हैं, पूरी सैम्पलिंग टेस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन ईवाई बिग फोर के देखोगे आप, उनके अलग से ही सॉफ्टवेयर होते हैं। वो परचेज अपनी परचेज की परचेज रजिस्टर डाल देंगे उसमें, और अपना सैंपल निकाल के दे देगा, तो वो उनके अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो मिड साइज फर्म की वो ऐसे ही करती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें बात है सैम्पलिंग, ये मैं आपको बता रहा था कि सैम्पलिंग, पाँच टॉप वेंडर कौन से हैं मेरे, उसके भी सैंपल ले लो 5-10, ठीक है। और रिस्क मेरा किस में है, मान लो कोई प्रोडक्ट मेरा हायर सेल हो रहा है, मान लो कीवी है, कीवी मेरा बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, कीवी जूस की बात कर रहा हूँ मैं, कीवी जूस मेरा फ्लेवर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो मैं क्या करूँगा, कीवी के पल्प का ठीक है, और पल्प का फ्लेवर का सैंपल इसके ज़्यादा ले लूँगा। तो ये भी यानी कि मेरा बहुत ज़्यादा जितनी भी सेल का है उससे रिलेटेड प्रोडक्शन जो कवर हो जाए। और प्रोडक्शन किस की ज़्यादा हुई है, ये भी एक डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन किस प्रोडक्ट की ज़्यादा हुई है। अगर मेरा कीवी ज़्यादा सेल हो तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन ही कीवी की ज़्यादा हुई होगी। तो ये भी देखना है कि प्रोडक्शन किसकी ज़्यादा हुई है, मैं उसी से रिलेटेड सैंपल ज़्यादा रोल आउट करूँगा अपने क्लाइंट को। तो ये ऐसे सैंपल रोल आउट करना है कि मेरा सारे मंथ भी कवर हो जाए, एक तरह के सारे वेंडर भी कवर हो जाए, और क्या कहते हैं, ओवरऑल सिस्टम का भी पता चल जाए, टॉप RMPM ऑफ हाई सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है ऐसा, टॉप RMPM मेरा कौन सा लग रहा है जूसेस में, तो सबसे महंगा प्रोडक्ट क्या लग रहा है, तो उसके भी सैंपल ज़्यादा ले लो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होती हैं जो सैंपल क्रिएट करने में हमें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम आता है असर्शंस, हम चेक कैसे करेंगे कि अब नेक्स्ट आता है इसमें अकरेंस, परचेज एक्चुअल में हुई भी है कि नहीं हुई, यानी कि परचेज एक्चुअली हैपेंड और रिलेट टू द बिजनेस, परचेज एक्चुअल में हुई है कि नहीं हुई, ये नहीं कि बोगस बिल चढ़ा रहे हो, ठीक है। बोगस बिल मतलब फेक बिल चढ़ा रहे हो, माल आया नहीं, फेक बिल चढ़ गया बुक्स में। और चलो माल आया भी है, क्या वो बिजनेस से रिलेट भी करता था कि नहीं करता था, ये नहीं किसी डायरेक्टर के घर का सामान आया और वो परचेज में चढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं होता ना कि डायरेक्टर के घर का सामान आया वो परचेज में चढ़ा दिया। तो वो पर्सनल, कल ही मैंने बताया था कि पर्सनल एक्सपेंस आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते, ये एक मतलब उसमें आप कंपनी के बुक्स में नहीं डाल सकते, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करके चलनी होती है, ठीक है। तो परचेज अंडररेटेड और स्टेटेड ना हो, हमेशा करेक्ट परचेज हो, दिखाओ चाहे कुछ भी हो, लेकिन करेक्ट परचेज हमें दिखानी है, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें मैं आता हूँ कि वेंडर रिलैक्समेंट, ठीक है, रिव्यू द वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, ये मैं आपको बता रहा था, ताकि फिक्टिशियस वेंडर का ना पता चले। जब भी वेंडर न्यू क्रिएट हो, क्या मैं उसके पूरे डॉक्यूमेंट लेता हूँ, KYC डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या मैं KYC डॉक्यूमेंट लेता हूँ उसके, KYC डॉक्यूमेंट मतलब कि मैं उसका GST, आधार, ठीक है, पैन, और MSME का पूछता हूँ कि नहीं उससे, ये सारी चीज़ें पूछता हूँ कि नहीं। ये सारी जो भी न्यू वेंडर क्रिएट हुए हैं, न्यू वेंडर RMPM के RMPM के इन ड्यूरिंग द ईयर, आप उनके सैंपल रोल आउट कर दीजिए, ठीक है। उनके सैंपल रोल आउट करोगे, हिसाब से पता लग जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट लिए थे कि नहीं लिए थे। अब परचेज ऑर्डर रेज हुआ था कि उस जितने भी अपने सैंपल लिए उसमें परचेज ऑर्डर आया कि नहीं आया, वो परचेज ऑर्डर में का जो रेट है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनवॉइस से क्वांटिटी मैच कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। सिक्योरिटी गेट एंट्री के सारी गेट एंट्री का वो ले लो, डंप ले लो, क्या वो उसको वी लुकअप लगा लो मेरे GRN से, तब भी पता लग जाएगा कि GRN गुड्स रिसीव नोट वाली डंप से वी लुकअप लगा लो। गेट एंट्री डंप लेके उसको वी लुकअप लगाओ, ठीक है, वी लुकअप फ्रॉम क्या कहते हैं GRN डंप से, उससे पता लग जाएगा कि माल आया था कि नहीं आया था एक्चुअल में, ठीक है, माल रिसिप्ट हो गया था कि नहीं हुआ था, गुड्स रिसीविंग नोट्स हमारा कह रहा था,
गुड्स GRN प्रिपेयर, हर एक इन्वॉइस के साथ GRN लगी होगी जिसका भी परचेज हुआ होगा, ठीक है। और MRN क्वांटिटी मैच कर रही है कि नहीं इनवॉइस के साथ, यही मैं आपको कह रहा था। GRN की क्वांटिटी मेरे इनवॉइस के साथ MRN मटेरियल रिसिप्ट नोट्स की क्वांटिटी MRN के साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है। और क्वालिटी इंस्पेक्शन हुई थी कि नहीं हुई थी, क्वालिटी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट ले लो। जिनकी भी मैं क्वालिटी चेक करता हूँ, झूम से भी RMPM की मैं क्वालिटी चेक करता हूँ, उनकी रिपोर्ट ले लो, रिपोर्ट का डंप ले लो। क्या जितनी भी मेरे जितनी बार मैंने परचेज़ किया है उतनी बार क्वालिटी चेक हुई है कि नहीं हुई, ये भी एक तरीका हो जाएगा उसे वेरीफाई। अगर मान लो कोई बीच में छूट गया है तो क्यों छूटा, कहाँ से, कोई बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट तो नहीं एक्सेप्ट कर लिया था। मान लो क्वालिटी के डंप में आ रहा है, ये गुड्स मैंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आप उसको तब भी इनवॉइस हुआ उसका। अब मान लो रिजेक्ट ही कर दिया था क्वालिटी के डिपार्टमेंट ने, तो उसको इनवॉइस कैसे हो गया, ये भी चेक करना होता है आपने। तो एक मैनेजमेंट से क्वेश्चन करो, फिर 3 वे मैच करो, ये मैं आपको बता रहा था, PO GR और इनवॉइस का, ठीक है। लीगल और GST सही से बुक हुआ है कि नहीं, TDS कटा है कि नहीं 194 KO के अंदर। अगर मैं ग्रेटर देन 50 लाख पेमेंट करता हूँ तो मुझे 194 KO में TDS कटना होता है, ठीक है। और वो हुआ है कि नहीं, 2B में बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी चेक करो। जितना भी स्टॉक जितने भी परचेज मेरे रजिस्टर में स्टॉक आ रहा है, क्या वो मेरा सारा स्टॉक रजिस्टर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उससे पता लग जाता है कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा, कुछ फेक तो नहीं हो रहा उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे लेजर एंट्री। क्या जो मेरा परचेज रजिस्टर है वो मेरा परचेज जो RMPM के लेजर आ रहे होंगे उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, इनकी परचेज रजिस्टर में जो अमाउंट आ रही है वो शुड बी मैच विद मेरे जो परचेज का लेजर में अमाउंट आ रही है वो मैच हो जानी चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रही तो उसका रिकन्सिलेशन बनवाओ, उससे गुड्स पूछो कि क्यों नहीं मैच कर रही। नेक्स्ट हम जो भी सैंपल लिए हैं उनका पेमेंट प्रूफ ले लो, कि जब बैंक रेमिटेंस मीन्स जो बैंक स्टेटमेंट में हाईलाइट करके ले लो कि हाईलाइट करवा लो बैंक स्टेटमेंट में कि ये इन वेंडरों की आपने मेरे को सैंपल दे दिए, सारे सैंपल के डॉक्यूमेंट लगा के दे दिए, PO GRN MRN फ्रेट के इन्वॉइस, यानी कि सब कुछ लगा के दे दिया। अब इसकी पेमेंट भी दिखाओ मुझे कि इसकी पेमेंट कब हुई थी, कब किसने की थी, ये सारी चीज़ें फाइनल, और किसके प्रूफ थे, ये सारी एक पूरा प्रोसेस आपको पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इंपोर्ट का परचेज़ कैसे होता है, उसके ऑडिट्स कैसे होते हैं। इंपोर्ट में सबसे पहले तो इंपोर्ट बिल चेक करो कि कौन सी फॉरेन करेंसी में आया है, कहाँ से आया है, कहाँ से परचेज़ किया था, ठीक है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी थी, किस डेट पे इनवॉइस मैंने एंटर किया बुक्स में, कस्टम ड्यूटी की पेमेंट कैसे होती हैं। बिल ऑफ एंट्री चेक करो कि जो मेरी बिल ऑफ एंट्री में अमाउंट आ रही है असेसेबल वैल्यू, वो क्या कहते हैं, वही मेरा उसमें जो बिल ऑफ एंट्री में क्वांटिटी आ रही है वही मेरे इनवॉइस क्वांटिटी से मैच कर रही है कि नहीं कर रही, ये भी चेक करो। कमर्शियल, ठीक है। और ये सारी चीज़ें चेक करके चलनी होती हैं। कट ऑफ पीरियड चेक करो कि बिल ऑफ एंट्री कब किया, मेरे पास माल कब का आया, जिनके मान लो बिल ऑफ एंट्री है मेरी 29 मार्च की, ठीक है, लेकिन माल आया मेरा 2 अप्रैल का, तो मैं 2 अप्रैल को ही बुक करूँगा उसे, ना कि बिल ऑफ एंट्री 29 मार्च को। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। और कस्टम ड्यूटी बिल, कस्टम ड्यूटी का पेमेंट किसने किया, कब पेमेंट किया, IGST रिसीवेबल लेजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सारे मेरे वो 2B में जाके चेक करो, ठीक है। 2B से चेक करना होता है इसे कि वहाँ पर आता है बिल ऑफ एंट्री नंबर, क्या मेरे जितने भी परचेज हैं सबके बिल ऑफ एंट्री नंबर 2B में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये भी चेक करके चलो। कौन सा माल परचेज हो रहा है और उसकी पेमेंट कब हुई थी, उसकी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कैसे निकलती है,
ठीक है। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन चेक करनी है कि एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कैसे निकलती है। यानी कि अगर मैंने मान लो 89 में पेमेंट की थी, माल आया मेरा 92 में, तो मेरे को 3 रुपये का बेनिफिट हो गया। 3 रुपये पर क्या कहते हैं, गुड्स का ले लो या फिर रेट कह लो। तो जो बेनिफिट हुआ, क्या मैंने गेन बुक किया कि नहीं किया, ये मेरा एक्सचेंज गेन हो जाता है। तो एक्सचेंज गेन बुक किया कि नहीं किया मैंने, ये भी चीज़ चेक करो। कस्टम ड्यूटी के बिल की पेमेंट के क्या कहते हैं, पेमेंट कैसी हुई। तो हर एक बिल के साथ कस्टम ड्यूटी के बिल की, जो मेरा कस्टम ड्यूटी के बिल ऑफ एंट्री में आ रहा है, वही उतने की पेमेंट हुई है कि नहीं हुई, एक्स्ट्रा की पेमेंट तो नहीं हुई मेरे कस्टम ड्यूटी की बिल की। उसके चालान कहाँ हैं, चालान ले लो सारे उसके। ठीक है। अब ये सारे काम जो इंपोर्ट वाले काम है, ये कंपनी कभी भी खुद नहीं करती। ये हमेशा CHA एजेंट होते हैं जो ये करवाते हैं इंपोर्ट का काम। तो CHA एजेंट का भी बिल आ रहा होगा, वो फ्री में तो काम कर नहीं रहा होगा। तो CHA एजेंट के बिल चेक करो कि कौन से एक्चुअल एक्सपेंसेस थे, उसने क्यों कौन सी फ़ीस ली थी, कोई अनयूजुअल चार्जेस तो नहीं आ रहे उसमें। ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करो। फॉरेक्स गेन लॉस का मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक्सचेंज गेन चेक करो कि एक्सचेंज गेन कितना आ रहा है, किस हमेशा ना बिल वाइज देखो कि बिल नंबर, मान लो बिल नंबर 4 था, अब इसकी पेमेंट कब हुई थी। पेमेंट हुई थी क्या कहते हैं, बिल बिल आया मेरे पास, मान लो क्या कहते हैं, बिल आया मेरे पास 31 मई को। ठीक है। और क्या कहते हैं, लेकिन पेमेंट हुई थी मेरी 2 अप्रैल को। तो मेरा इसमें जो एक्सचेंज डिफरेंस रहा होगा, हो सकता है मेरा क्या कहते हैं, 2 अप्रैल को जब मैंने पेमेंट की, तो वो डॉलर का प्राइस था 88, लेकिन यहाँ पर आ गया 92। तो 4 पे जो गेन गेन आ रहा होगा मेरा, ऐसे ही गेन की जगह लॉस भी हो सकता है। तो ये बिल टू बिल बुक हुआ है कि नहीं हुआ, क्या मेरी पेमेंट एडवाइस आई थी कि नहीं आई थी बैंक से, बैंक चार्जेस सही से बुक हुए हैं कि नहीं हुए। जो मैंने पेमेंट की हुई तो बैंक चार्जेस भी लगे होंगे, तो बैंक चार्जेस कहाँ बुक हो रहे हैं। ये सारी बिल टू बिल पेमेंट चेक करो सारी, उनकी पूरी चीज़ें चेक करके चलो। और ठीक है। और क्या कहते हैं, परचेज इनवॉइस की स्पेशल कंसिडरेशन, अदर कंसिडरेशन जो हमें परचेज के वक्त ध्यान रखने होते हैं। हमेशा ओरिजिनल कॉपी हो, आपको कभी भी फ़ोटो स्टेट नहीं लेनी है कभी भी, कि हमेशा ओरिजिनल कॉपी लो, ना ही स्कैन कॉपी लेनी है। आप हमेशा ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए आपके पास जब भी आप सैंपल रोल आउट करोगे उसके साथ बिल की। नेक्स्ट इंपोर्ट के केस में चेक करो कि FOB और CO, यानी कि मेरी इंपोर्ट की कंडीशंस क्या हैं, क्या मैं FOB पे माल ले रहा हूँ कि CIF पे माल ले रहा हूँ। तो ये भी चीज़ें चेक करो, क्योंकि FOB के केस में हम इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट का पेमेंट नहीं करते। फ्रेट ऑन FOB का मीनिंग होता है फ्रेट ऑन बोर्ड, यानी कि वो अपने जो मेरा फॉरेन कंट्री का वेंडर है, वो अपने ही कंट्री के पोर्ट तक छोड़ के चला जाएगा। उसके बाद की वारंटी गारंटी मेरी है। जब रास्ते में आ रहा होगा, अगर मान लो रास्ते में कुछ हो गया माल को, तो उसकी गारंटी नहीं है, वो फिर मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं माल CIF पे लेता हूँ तो उसकी गारंटी होती है मेरे पोर्ट तक माल को पहुँचाना। CIF का फुल मीनिंग होता है कॉस्ट इंक्लूडेड इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो ये इंश्योरेंस एंड फ्रेट उसमें इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ, ये इसकी कॉस्ट कहाँ बुक हो रही है, ये इंश्योरेंस एंड फ्रेट आपकी बिल ऑफ एंट्री में लग के आती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या कहते हैं, इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट आपकी उसमें लग के आएगी। तो ये कहाँ बुक हो रही है, ये आपने चीज़ें चेक करनी है। ठीक है। और परचेज बिल कंपनी के नाम में था भी थे कि नहीं, ये नहीं किसी और के नाम में हो बुक बिल। और अगर मैं रिलेटेड पार्टी से परचेज कर रहा हूँ, तो ये देखो कि बॉर्डर रेजोल्यूशन पास है कि नहीं है, किस रेट पे परचेज कर रहा हूँ, और आर्म लेंथ प्राइस पर परचेज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। आर्म लेंथ प्राइस का मीन्स होता है कि मार्केट प्राइस पर परचेज होना चाहिए, यानी कि मैं बहुत ही कम परचेज पर अपनी सब्सिडरी से बहुत कम प्राइस पर परचेज कर रहा हूँ, तो ये मार्केट प्राइस पे होना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस पर होना चाहिए। अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसकी बॉर्डर रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल दी थी कि नहीं दी थी। ठीक है। और
हाँ जर्नल, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कोई जर्नल एंट्री तो नहीं डाली परचेज के लेजर में, ये भी चेक करो। जर्नल एंट्री तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा परचेज जो डलेगी वो परचेज रजिस्टर के थ्रू ही जानी चाहिए। अगर परचेज रजिस्टर के नहीं आ रही, जर्नल एंट्री डाली हुई है, इसकी पूरे वाउचर करो, उसके रीज़न पूछो मैनेजमेंट से कि ये जर्नल एंट्री सीधा क्यों डाली थी। जर्नल एंट्री कैसे डालेगा, वो सीधा ही परचेज आरएम के लेजर को डेबिट कर देगा और वेंडर को क्रेडिट कर देगा सीधा ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा पूरा प्रोसेस जो मैं ऊपर बता के आया था वैसा ही चलना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ की, यानी कि ऑल परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर आर रिकॉर्डेड, नथिंग इज ओमिटेड, यानी कि कुछ भी भूले नहीं हैं हम। सभी परचेज, जितनी भी परचेज मेरी बनती थी इस साल की, सभी रिकॉर्ड कर लिया है कि नहीं कर ली मैंने बुक्स में। इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करेंगे? इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए सिंपल सी बात है, आप कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करो। कट ऑफ प्रोसीजर यानी कि क्या कहते हैं, अगर मेरा गुड्स GRN गुड्स गेट एंट्री पे जितने भी इन मेरी गेट एंट्री हुई हैं, उन सब की इन्वॉइस हुई है कि नहीं हुई, सिंपल सा ये चीज़ चेक कर लो। अगर ये यानी कि जो मेरा 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जितनी भी गेट एंट्री पे मेरे गुड्स आए हैं, ये सभी चीज़ें चेक करो कि ये सारी चीज़ें पे इन्वॉइस, इससे रिलेटेड सारे इन्वॉइसेस बुक हो गए हैं कि नहीं हुए। तो अगर ये नहीं हुए तो आप मैनेजमेंट से पूछो कि ये इन्वॉइस कहाँ गया, ये चीज़ का गुड्स बुक हुए हैं कि नहीं हुए। अगर कोई कुछ रिजेक्ट हुआ था, इफ़ रिजेक्टेड, तो आप उसका आपने डेबिट नोट रेस किया है कि नहीं किया, उसका माल वापस चला गया है कि नहीं किया, ये भी चीज़ें पूरी वेंडर से चेक करके चलो। ठीक है ना? और आप रिटर्न कंफर्मेशन भी ले लीजिए मैनेजमेंट से कि आप हमें लिख के दीजिए कि आपने सारी परचेज रिकॉर्ड कर ली है। आप माल तो, मान लो किसी कोई माल आया जिसकी गेट एंट्री ना की हो, अब हमें क्या पता वो अगर गेट एंट्री नहीं हुई तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो परचेज हुआ था नहीं हुआ था। पता तो वैसे उससे टू बी से भी लग सकता है। अगर वो मान लो टू बी में भी बिल ना चढ़ाया हुआ है, कैश में लेके आ गया हो, गेट एंट्री भी ना कराई हो, तो इससे तो हमें पता नहीं लग सकता ना। तो आप हम मैनेजमेंट से हम लिखवा लेते हैं कि आप हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो कि आपने सारे गुड जितने भी आपकी परचेज थी वो आपने रिकॉर्ड कर ली है बुक्स में। और नेक्स्ट हम इसमें चेक करेंगे कि नेक्स्ट हम एक्यूरेसी को चेक करेंगे कि जो इन्वॉइसेस बुक हुए हैं वो करेक्टली बुक हुए हैं कि नहीं हुए। यानी कि जो मेरी क्वांटिटी जितनी बुक होनी चाहिए थी उतनी बुक हुए, प्राइस उतने बुक हुए हैं, टैक्सेस GST रेट सही बुक हुआ है कि नहीं हुआ, क्या जो डिस्काउंट मेरे को मिला वो सही बुक हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें चेक करके चलनी होती हैं। ठीक है? और यानी कि कैलकुलेशन सही हो। हम क्या करेंगे, जितना भी क्वांटिटी रेट आ रहा है उसको करेक्ट GST रेट्स प्लस GST रेट प्लस क्वांटिटी को वेरीफाई कर लेंगे GRN से। रेट जो नॉर्मल रेट आ रहा है और करेक्ट GST रेट क्या लगना चाहिए, उतने इनवॉइस की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी चीज़ें चेक करके चलेंगे। PO रेज हुआ था कि नहीं हुआ, रेट जो मेरा PO में आ रहा है वही रेट मेरा इनवॉइस में आना चाहिए। और अगर वो एक्सेस रेट है तो उसका मेरा डेबिट नोट रेस हुआ था कि नहीं हुआ था, ये भी ये भी चीज़ें वेरीफाई करो। GST इनपुट क्रेडिट सही से लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ, नहीं लिया हुआ। और क्वांटिटी मैं ये कह रहा क्रॉस चेक क्वांटिटी विद GRN, जितनी इनवॉइस की क्वांटिटी है, ठीक है, इनवॉइस क्वांटिटी, ठीक है, और इक्वल टू GRN क्वांटिटी होनी चाहिए। ये चीज़ें सारी चेक करके चलनी होती हैं। नेक्स्ट हम इसमें चेक करेंगे कि एनालिटिकल प्रोसीजर, या एनालिटिकल प्रोसीजर में कंजम्पशन एनालिसिस कर लो आप। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कंजम्पशन एनालिसिस करने के लिए सिंपल सी बात है, आप जितना मेरा ओपनिंग RMPM का स्टॉक था प्लस मैंने जितना प्रोडक्शन की प्लस परचेज़ किया, माइनस जितना मैंने यूज़ किया RMPM में यूज़ किया मैंने प्रोडक्शन में, माइनस करके मेरा क्लोजिंग स्टॉक रजिस्टर में आ रहा होगा।
ये मैं चीज़ें ये कहाँ से ओपनिंग RMPM मेरा जो मेरे पास स्टॉक रजिस्टर पिछले साल का पड़ा होगा उससे वेरीफाई हो जाएगा, परचेज रजिस्टर से वेरीफाई हो जाएगी, प्रोडक्शन मेरी आइटम लेजर एंट्री या स्टॉक रिकॉर्ड से वेरीफाई हो जाएगा, बचेगा क्लोजिंग स्टॉक, उतना क्लोजिंग स्टॉक मेरा स्टॉक रजिस्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मेरा स्टॉक रजिस्टर से वेरीफाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर ये सारी चीज़ें आपस में मैच नहीं करती तो मैनेजमेंट से पूछो कि ये सारी चीज़ें मेरी आपस में मैच क्यों नहीं कर रही, क्या दिक्कत है। ठीक है। और ये भी चीज़ें चेक करो कि या परचेज़ के रेट कंसिस्टेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यानी कि एक महीने परचेज़ का रेट आ रहा है, पल्प का रेट आ रहा है मान लो 400 रुपये, दूसरे महीने हो जाता है 450, ये क्या बात बनी। एक महीने में आप 450 रुपये ले सकते हो, दूसरे में 450 रुपये कैसे हो गया। ये भी कंसिस्टेंट परचेज़ के रेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मतलब ये चलो 2-4 रुपये ऊपर नीचे चलता है। अनयूजल परचेज क्वांटिटी तो नहीं आ रही, यानी कि किसी एक मंथ में कभी तो मैं 200 टन माल ले रहा हूँ, कभी मैं 2 टन बिल ले रहा। तो इतनी परचेज अनयूजल परचेज क्वांटिटी आपने रख के करनी क्या होती है, ये भी चीज़ें चेक करो। यानी कि किसी पर्टिकुलर वेंडर से इम्पोर्टेंट RMPM किसी एक वेंडर से ना आ रहा हो, हमेशा मल्टीपल मल्टीपल सप्लायर होने चाहिए मेरे इंपॉर्टेंट RMPM के। अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं एक पे डिपेंडेंट रह जाऊंगा, तो मेरी मान लो उसने माल ना दिया तो मेरा प्रोडक्शन ही ख़त्म हो जाती है। ये सारी चीज़ें चेक करके चलनी होती हैं हमें। ठीक है। चेंज इन वेंडर, यानी कि अगर वेंडर किसी पर्टिकुलर वेंडर को मैंने चेंज कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, तो क्यों किया, वो माल नहीं दे रहा था, क्या क्वालिटी का माल नहीं दे रहा था, उसके पैसे का क्या बना, उसका लेजर उसके पैसे दे दिए कि नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें चेक करके चलनी होती है। रेशो कंपैरिजन कर लो, क्रेडिटर मेरे पिछले साल कितने थे, पिछले साल परचेज़ कितनी थी, इस साल परचेज़ कितनी है, पिछले साल प्रोडक्शन कितनी थी, इस साल प्रोडक्शन कितनी है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करके चलो। पिछला सेल कितनी थी, इस साल परचेज़ कितनी है, वो सारी चीज़ें आपस में एनालिटिकल प्रोसीजर करके चलना होता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि डिस्क्लोज़र्स कैसे देते हैं। डिस्क्लोज़र्स मैं आपको बता रहा था ना ऊपर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को, जो ट्रेडेड गुड्स होते हैं, अगर मैं जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं तो मान लो वो कोकोनट वाटर भी बना के कोकोनट वाटर का भी सेल करती है। तो क्या करेगी, वो बाहर से लेगी, साउथ से लेगी, साउथ से लेके सीधा कस्टमर को पहुंचाती है। तो वो मेरा परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स है, मैं उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूँ, मेरे को उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। चेंज इन इन्वेंट्री को मैं आपको बता रहा था कि चेंज इन इन्वेंट्री को ऊपर अलग से नीचे दिखाना होता है। फिनिश गुड्स में कितना चेंज है, स्टॉक इन ट्रेड में कितना चेंज है, इसको मेरे को अलग से दिखाना पड़ता है। ठीक है। और रिलेटेड पार्टी होगी तो मेरे को नीचे अलग से दिखाना पड़ेगा कि इस पार्टी इतनी ये मेरा परचेज़ रिलेटेड पार्टी से परचेज़ हुआ है, नीचे मेरे को परचेज़ के हेड में अलग से दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब। राधे राधे।